हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सल्तनत काल में को हम गुलाम वंश से शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है और इसके संस्थापक किसको माना जाता है। गुलाम वंश का ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुलाम वंश क्या है और इसकी स्थापना किसने की। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 ईस्वी में। कब हुई? 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये गौरी जो था, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम कह लो या इसको दास कह लेते हैं। ये किसका दास था? ये गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने किसकी स्थापना की? इसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की नींव इसी ने रखी। गुलामों को फ़ारसी में क्या बोला जाता है? तो फ़ारसी में इसको बंदगा कहा जाता है। इन्हें क्यों रखा जाता था, क्यों ये दास खरीदे जाते थे? क्योंकि ये सैनिक सेवा के लिए होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में अपनी राजधानी इसने बनाई। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो लाहौर ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसने दिल्ली राजधानी क्यों नहीं बनाई? दिल्ली ऐसा कौन सा शासक है जिसने दिल्ली राजधानी बनाई है? तो वो है इल्तुतमिश, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसने नींव रखी थी, इसने प्रारंभ किया था। अगर प्रारंभ का पूछा जाए किसने करवाया तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसने नींव डलवाई। और इसका कार्य जो था वो शेष पूरा किसने किया था? वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली का जो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो कहाँ है? अजमेर यानी राजस्थान में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये भी इसका निर्माण भी ऐबक के द्वारा ही करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स क्यों बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि लाख वक्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देता था। लाखों का जो दान दिया इसने, इसलिए इसको क्या बोला गया? लाख वक्ष। पील वक्ष भी इसी को बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये हाथियों का दान भी देता था, इसलिए इसको पील वक्ष के नाम से भी जाना गया है। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन सकी। ये पहली मंजिल इसके टाइम पे कंप्लीट हुई थी और उसका जो निर्माण शेष कार्य था वो किसने पूरा किया? वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची, कितना? 225 फीट ऊंची यानी 4 मंजिल का बना दिया। इसने कितने मंजिल का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना पाया था इसको? इसने सिर्फ 1 मंजिल इसमें बना पाई थी। फिरोज़ तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल जो हो गई थी, क्या हुआ? नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज़ ने इसमें 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी। तो अब ये कितने मंजिल की हो गई है? अब ये 5 मंजिल की हो गई। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 9 फीट से बढ़कर 234 फीट और हो गई है। पहले कितनी थी? 225 थी, 9 फीट इसमें और बढ़ा तो कितना हो गया? 234 हो गया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो किसका केंद्र था? बौद्धों का प्रथम केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का प्रथम केंद्र था, उच्च शिक्षा केंद्र था बौद्ध का, ये ध्वस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाए आपसे कि बख्तियार खिलजी कौन था तो आप क्या बताएंगे? ये सहायक सेनानायक था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती थी। कैसी हुई इसकी मृत्यु? ये चौगान खेल रहा था। चौगान क्या होता है? चौगान घोड़े पे सवार लोग होते हैं, उसको हम चौगान खेलते, वही होता है, घोड़े पर सवारी करते हुए जाते हैं। कई बार आपने दौड़ में देखा होगा, तो उसी को हम चौगान बोलते हैं।
घोड़े से गिर गया था ये, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको दफनाया कहाँ गया? तो लाहौर में इसको दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक ही शासन किया। इसका शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाया, इसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश आया 1211 में। इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या यानी इसकी डेथ कब हुई थी? तो ये 1210 में, और इल्तुतमिश कब आया? 1211 ईस्वी में। ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिल्ली का उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कौन था। तो ये एक इलवरी तुर्क ही था जो ऐबक का गुलाम, किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। वो किसका गुलाम था? तो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये गुलाम भी था इनका और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हो गई तब ये क्या था? बदायूं का गवर्नर था। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से कार्य करवाए हैं। तो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्यों में कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो इसने पूरा करवाया है। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सिक्के कौन कौन से थे? चांदी का टंका जिसको बोलते थे, चांदी के सिक्के को बोलते थे टंका, और जो तांबे का था उसको क्या बोलते थे? जीतल। ये बहुत क्वेश्चन आया है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था और तांबे के सिक्के को। तो चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल बोला जाता था। इसने और क्या किया? इसने इक्ता प्रथा चलाई, इक्ता प्रणाली भी इसने चलाई, यानी खेतों का वो अपनी ज़मीन कार्य करने के लिए देंगे, इक्ता प्रथा। सैनिकों को ये क्या देते थे? ज़मीन का टुकड़ा देते थे कि इसमें अपना काम करो और अपनी रोज़ी रोटी चलाओ। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसने कितने सरदारों को बनाया था संगठन? तो 40 गुलाम थे उसमें, उन सरदार, उनका संगठन बनाया और इसको क्या कहा गया? तो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? ये भी इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले आते हैं? दिल्ली। इसलिए ये वास्तविक संस्थापक बोला गया, ध्यान रखिए आप लोग। पहले कहाँ राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे तो कहाँ थी? तो लाहौर थी, और इसने लाहौर से उठा के कहाँ रखी है? दिल्ली। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। किसका निर्माण? हौज ए सुल्तानी का निर्माण इसने दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। और किसी ने अभी नहीं प्राप्त की ये स्वीकृति को। ये स्वीकृति अभी किसी ने नहीं प्राप्त की कि बगदाद के खलीफा से इसने प्राप्त की है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बैठा कब था? तो 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। कितने साल शासन रहा इसका? तो 25 साल इसने शासन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज़ खां से बचने के लिए वो ख्वारिज़्म के जो सम्राट थे जलालुद्दीन, इसके दरबार में आए कि महाराज मुझे बचा लो, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा, और इसने वहीं पे जलालुद्दीन की गर्दन काट दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन जो फ़िरोज़ है वो गद्दी पर बैठता है। जब ये गद्दी पर बैठा, वह कैसा शासक होता है? कोई योग्यता नहीं थी उसमें, अयोग्य शासक बना इसका जो पुत्र। इसके बाद अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, और शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर इसने भी, ये जो इसकी माँ शाह तुर्कान थी ये बहुत गलत काम करती थी, नहीं सही काम नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि जो बेटी थी रज़िया, फिर उसको सिंहासन पर बैठाया गया। किसके द्वारा?
तुर्की अमीरों ने जो रुकनुद्दीन था उसको हटा दिया और रजिया किसकी बेटी थी? तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। इसको सिंहासन पे बैठाया गया, रजिया को सिंहासन पे बैठा दिया गया। जब सिंहासन पे बैठा दिया गया, इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है, प्रथम मुस्लिम महिला जो शासन पर बैठी, शासन किया जिसने, तो कौन है? रजिया बेगम। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह आने लगी। क्या करने लगी थी ये? रजिया ने पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया कि घूंघट निकाला, ये जो वो पहने रहते हैं, क्या बोला जाता है इसको, जो डालते हैं ब्लैक बोरखा वगैरह, तो इसने ये सब त्याग दिया था। कहा मैं नहीं ये कर पाऊँगी और कैसे करूँगी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक लंबा सा कुर्ता पहनती थी जिसको चोगा कहा जाता था, और कुलाह का मतलब होता है सिर पर टोपी लगाती थी। ये पहनकर ये दरबार में आती थी, वो भी खुला मुंह, ये मुंह नहीं अपना ढकती थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया था। किसको नियुक्त किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। किसको नियुक्त किया था? तो रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत, इनका नाम क्या है? मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। कहा जाता है कि बहुत बार ये बताया गया कि बहुत लोग ये सोचते थे कि जो ये जमालुद्दीन याकूत है इसके साथ रजिया का कुछ प्रेम संबंध था, इसलिए ये कहते हैं कि ज़्यादा इनसे मिलती रहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा है भी या नहीं। तो आगे चलकर इसको यहीं पे बहुत परेशानी होने वाली है। गैर तुर्कों को सामंत बनाने में रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। क्या हुआ? इसी वजह से ये विरुद्ध हुए थे कि ये कहते हैं कि कहा जाता है कि रजिया को वो अपने हाथों से उठा के घोड़े पे बैठाता था, लेकिन ऐसा है नहीं, और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन जो बहराम शाह है उसको बैठा दिया गया। इसको हटा के किसको बैठाया गया? बहराम शाह को। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो जाती है, इसकी शादी अल्तुनिया के साथ हो जाती है। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था। क्या किया इसने? पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही और रजिया की हत्या हो गई थी। फिर रजिया की हत्या कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। कब? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा कैथल के पास में। जब रजिया और इसके पति, क्या नाम है, अल्तुनिया, जब आ रहे थे दिल्ली के गद्दी को पाने के लिए, तब क्या हुआ, बीच में डाकू मिल गए और कैथल के पास में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इन दोनों की हत्या कर दी, इसके पति अल्तुनिया और रजिया दोनों की। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी। बहराम शाह की भी हत्या कर दी। कब की गई? 1240 में रजिया की हुई, 1242 में बहराम शाह की हुई। फिर क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे वो आए। वलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ये वलवन कौन था? वलवन एक बहुत कट्टर बादशाह बनता है आगे चल के। ये स्वयं तो बादशाह नहीं बना, लेकिन इसने, कहा जाता है, इसने अपने दामाद यानी नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। और उनके टाइम पे ये क्या रहा? उनके टाइम पे ये एक गवर्नर या सेनापति का पद संभालता था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी सीता था, बेचता था और अपने जीवन का निर्वाह करता था, जीवन चलाता था अपना। तो ऐसा बादशाह है नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, यानी इसका ये दामाद हो गया। कौन हुआ? दामाद। बलबन का दामाद कौन हुआ? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था।
ये भी कई बार पूछा गया है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग क्या बताएंगे? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये किसका गुलाम था? तो यह जो था बलबन, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। आप लोग जानते हैं ना, अभी आगे मैं पहले बताया था तुर्कान ए चहलगानी 40 वो उसका सेना जो संगठन किया जाता था 40 सरदारों का, उसी को तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। और इसका विनाश किसने किया? तो बलबन ने। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। लेकिन इसने अपने जो नासिरुद्दीन महमूद अपने दामाद को कब बैठाया था धोखे से? तो इसने बैठाया 1246 ईस्वी में। फिर ये 1266 ईस्वी में अपने आप से बैठ जाता है। कितने साल बाद? लगभग ये 24 साल बाद इसके बैठता है। जब ये दिल्ली पे बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पे, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। क्या हुआ? ये इसने क्या किया? ये दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा और सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की है? तो बलबन के द्वारा सीरी नामक नगर की स्थापना की गई। राज दरबार में जो सिजदा प्रथा और पैवोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की। सिजदा का मतलब होता है नीचे सर झुका के आओ, और पैवोस यानी आओ और मेरे पैरों को चूमो। ये इसने प्रथा शुरुआत की। किसने की थी? तो ये बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। बलबन ने फ़ारसी रीति रिवाज का आधारित नवरोज़ उत्सव इसने चालू किया था। फ़ारसी साल का पहला दिन होता था, उस दिन उत्सव मनाया जाता था। नवरोज़ उत्सव की शुरुआत किसने की? तो ये बलबन ने की। बहुत बार पूछा गया, सिजदा और पैवोस बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान रखिए, बलबन के द्वारा किया गया ये। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर और लौह और रक्त नीति अपनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ऐसा कौन सा शासक हुआ है गुलाम वंश का जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? तो वो है बलबन। ये कहता था अगर जो मेरा कहा नहीं मानेगा, या जो जैसे मैं कहूँ कि मुस्लिम बन जाओ या मुस्लिम धर्म को मानो, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये उसकी गर्दन काट देता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया था। उलूग खां की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद को। किसने? बलबन। वो नासिरुद्दीन महमूद ने, जो इनके दामाद थे, उन्होंने बलबन को उलूग खां बोला कि। और फिर आगे क्या है? बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। ये कहता था कि दूर दूर तक जाओ जिससे आप लोग दुरुस्त रहें, हेल्थ अच्छा रहे ना इनका, इसी वजह से ये करता था। बलबन के दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? अमीर खुसरो और कौन रहा है? अमीर हसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है कि बलबन के दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो और अमीर हसन, दोनों याद रखिए। गुलाम वंश का अंतिम वो शासक कौन रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शमसुद्दीन कैमूर्स इसका अंतिम संस्थापक रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।